अक्सर हम अपने बड़ों से कुछ ऐसी कहानियां या यूं कहें कि उनके साथ बीती कुछ ऐसी घटनाओं के बारे में सुनते हैं जिन पर यकीन करना हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। हम खुद से ये सवाल करने लगते हैं कि क्या सच में आत्माएं होती हैं? क्या कुछ लोग सच में कुछ ऐसा महसूस करते हैं या उन्हें कुछ ऐसी चीजें दिखाई देती हैं जो उन्हीं के साथ खड़ा एक दूसरा इंसान ना तो देख पाता है और ना ही महसूस कर पाता है। इस दुनिया में आत्माओं से जुड़ी ऐसी कितनी घटनाएं हैं जिन्हें लोग चाह कर भी झुठला नहीं सकते। नितेश भी हम सब की तरह आज के जमाने का एक नवयुवक था। उसे अपनी लाइफ में एडवेंचर करना बहुत पसंद था। बात आज से लगभग कुछ साल पुरानी है। रात का समय था। नितेश ट्रेन में बैठकर अपनी नानी माँ से मिलने के लिए अपने गांव जा रहा था। उसका स्टेशन बस थोड़ी ही देर बाद आने वाला था। वो अपना सामान अपने बगल में रखकर ट्रेन से उतरने को तैयार था। रात के लगभग 12 बज रहे थे। ट्रेन भी अब स्टेशन पर रुक चुकी थी। ट्रेन से उतरकर अपना सामान लेकर नितेश स्टेशन के बाहर एक टैक्सी ढूंढ रहा था। तभी उसे अपने सामने एक टैक्सी दिखाई पड़ी। वो अपने गांव तक चलने के लिए उस टैक्सी वाले से पूछने लगा, लेकिन टैक्सी वाले ने जैसे ही उसके गांव का नाम सुना तो अचानक उसके चेहरे का रंग ही उड़ गया और उसका पूरा माथा पसीने से भीग गया। उसे अचानक इस तरह घबराया हुआ देखकर नितेश ने उससे पूछते हुए कहा, क्या हुआ भैया? अचानक आप इस तरह से घबरा क्यों गए? आपकी तबीयत तो ठीक है ना? टैक्सी वाले ने नितेश की बात बड़े ही गौर से सुनी, लेकिन उसने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया और अपनी टैक्सी स्टार्ट करके तुरंत ही वहां से चला गया। नितेश को उस टैक्सी वाले का बर्ताव कुछ अजीब लगा, लेकिन उसने उसे नजरअंदाज करते हुए वहां खड़े बाकी टैक्सी चालकों से उसके गांव तक चलने के लिए पूछा, लेकिन कोई भी टैक्सी चालक उसके गांव चलने को तैयार नहीं हुआ। इसलिए नितेश को कुछ बहुत अजीब सा महसूस हुआ और वो एक टैक्सी वाले से उसके गांव ना जाने का कारण पूछने लगा। अरे साहब, आप तो ऐसे पूछ रहे हो जैसे आपको कुछ पता ही नहीं। क्या मतलब? क्या साहब? आप जानते नहीं है क्या उस स्त्री के बारे में? अगर इतनी रात को हम उस रास्ते से गए तो बाकी सबकी तरह वो हमें भी नहीं छोड़ेगी। क्या कहा स्त्री? क्या नॉनसेंस बातें कर रहे हो तुम तो ये? आज के जमाने में तुम ऐसी मनगढ़ंत कहानियों पर यकीन करते हो? अरे भाई, चाहिए तो डबल पैसे ले लेना, पर अभी प्लीज चलो, मुझे जल्दी घर पहुंचना है। चाहे आप मुझे 2 गुने पैसे दो या 4 गुने, लेकिन मैं इस वक्त उस रास्ते पर नहीं जाऊंगा। अरे मैं तो क्या, कोई नहीं जाएगा। आप मेरी बात मानो और सुबह होने तक इंतजार करो, नहीं तो आपका भी वही हाल होगा जो आपकी तरह शहर से आए सभी जिद्दी लोगों का होता है। पता नहीं क्या नॉनसेंस है। छोड़ो यार, जाने दो, मैं पैदल ही चला जाऊंगा। नितेश का गांव रेलवे स्टेशन से बस कुछ किलोमीटर की दूरी पर था, इसलिए वो पैदल ही अपने गांव जाने के रास्ते पर निकल गया। वो पूरा रास्ता बिल्कुल सुनसान था। यहाँ तक कि वहां पर प्रचलित उस स्त्री की कहानियों के चलते कोई चोर उचक्का भी रात के वक्त वहां जाने की हिम्मत नहीं करता था। लेकिन नितेश का मन इस तरह की किसी भी कहानी को मानने को तैयार नहीं था। वो अपने सामान को लेकर पूरी तेजी से गांव की तरफ बढ़ रहा था कि तभी अचानक रास्ते में पड़े एक पत्थर से उसका पैर टकराया और वो सीधे जमीन पर जाकर गिर पड़ा। गिरने की वजह से उसके पैर में अचानक तेज दर्द होने लगा। वो उसी पत्थर का सहारा लेते हुए उठा और फिर से चलने की कोशिश करने लगा, लेकिन वो कुछ कदम चलकर तेज तेज हाँफने लगा कि तभी उसकी नजर रोड के दाईं तरफ पड़ी। उसे जंगल से किसी की पायल की आवाज सुनाई दी। उसने जैसे ही उस ओर मुड़कर देखा तो उसके सामने लाल साड़ी पहने एक बहुत ही खूबसूरत लड़की खड़ी थी। उसे देखते ही वो जंगल में उस लड़की के पीछे जाने की कोशिश करने लगा कि तभी अचानक वो लड़की उसकी नजरों से ओझल हो गई।
वो अपनी आंखें मसलता हुआ इधर उधर उस लड़की को ढूंढने लगा कि तभी जंगल के भीतर कुछ दूरी से उसे फिर से वही पायल की छन छन सुनाई थी। वो तुरंत उस आवाज को सुनकर इधर उधर देखने लगा तो उसे फिर से अपने सामने कुछ दूर खड़ी वो लड़की दिखाई दी। वो अपने हाथों से उसे अपने पास आने का इशारा करने लगी। नितेश उसकी खूबसूरती को देखकर मानो उस पर मोहित हो गया और बिना कुछ सोचे समझे वो उसकी ओर बढ़ने लगा। वो जैसे ही उसके पास पहुंचा तो वो लड़की भागती हुई सामने एक बहुत ही सुंदर किले में चली गई। अब नितेश को उसके बारे में जानने की जिज्ञासा और ज्यादा बढ़ने लगी। वो उसके पीछे पीछे उस किले के अंदर चला गया कि तभी उसे अपने पास कुछ ठंडी हवाएं महसूस होने लगी। उसने जैसे ही सामने की ओर देखा तो वो नजारा देखकर वो जैसे मंत्र मुग्ध हो गया। उसके सामने एक बहुत ही सुंदर झरना था जो बहकर एक छोटे से कुंड में मिल रहा था, जिसमें बैठी वो लड़की रात की चांदनी में कोई अप्सरा लग रही थी। नितेश तेज कदमों से चलता हुआ उसकी ओर बढ़ने लगा कि तभी वो लड़की उस कुंड से बाहर निकलकर अपने गीले खुले बालों को सहलाती हुई उसकी तरफ आने लगी। तभी अचानक नितेश ने उससे मुंह मोड़ा और वो अपने बैग से कुछ निकालने लगा, लेकिन वो जैसे ही पीछे की तरफ मुड़ा तो उस लड़की का खूबसूरत चेहरा एक भयानक चेहरे में बदल गया और उसके सुंदर कोमल हाथ अचानक ही बदलकर किसी चुड़ैल की तरह दिखने लगे। वो अपने कंधे लंबे नाखूनों को नितेश की ओर बढ़ाने लगी। इससे पहले कि नितेश मुड़कर उसको देख पाता कि तभी वो अपनी आंखें बंद करते हुए उसकी ओर मुड़ा। उसके हाथ में एक बड़ा सफेद कपड़ा था। वो आंखें बंद करके उससे कहने लगा, आप ये ओढ़ लीजिए, यहाँ बहुत ठंड है, आपको सर्दी लग जाएगी। नितेश की ये बात सुनते ही उसका भयानक रूप अचानक उसी सुंदर रूप में बदल गया और उसने नितेश के हाथ से उस कपड़े को लेकर उसे अपने शरीर पर लपेट लिया। आप अब अपनी आंखें खोल लीजिए। उसके इतना कहते ही नितेश ने अपनी आंखें खोली और वो बड़ी ही सरल मुस्कान के साथ उस लड़की को देखने लगा। आप बुरा न माने तो आपसे एक बात पूछ सकता हूँ? हाँ, पूछो। तुम्हें डर नहीं लगता इतनी रात को ऐसे जंगलों में घूमते हुए? जानती हो आज का जमाना कैसा है, फिर भी यहाँ अकेले इतनी रात को तुम क्या कर रही हो? नितेश की ये बात सुनकर वो उसकी ओर देखकर मुस्कुराने लगी। नहीं, मुझे किसी का डर नहीं। कुछ विचित्र हो तुम। अच्छा मुझे बताओ, तुम्हारा घर कहाँ है? मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। इतनी रात को यूं यहाँ रहना खतरे से खाली नहीं। ठीक है, तुम मेरे आगे चलो। उसकी बात मानकर नितेश आगे की ओर बढ़ने लगा और वो उससे बातें करता हुआ उस किले से बाहर आ गया। लेकिन उसने थोड़ी ही देर बाद जैसे ही पीछे मुड़कर देखा तो वो लड़की और वो किला दोनों ही वहां पर नहीं थे। ये सब देखकर वो बुरी तरह घबरा गया और तुरंत ही वो अपने दर्द को भूलकर तेज कदमों से चलता हुआ अपने गांव पहुंचा। उसने घर पहुंचते ही अपनी नानी को अपने साथ हुए इस हादसे के बारे में बताया तो उसकी नानी भी सर से पांव तक डर से कांप उठी। तुझे मना किया था ना कि रात के समय यहाँ आने को, लेकिन तू कहाँ किसी की सुनता है। भगवान का शुक्र है कि मेरा बच्चा सही सलामत अपने घर आ गया। इतना कहकर नानी ने रोई से एक बाती बनाई और दिया जलाकर उससे नितेश की नजर उतारने लगी। उसकी नजर उतारकर नानी ने उस दिए को घर के बाहर रख दिया और घर के सभी खिड़की दरवाजों को अच्छे से बंद कर दिया। तभी नितेश अपनी नानी से बार बार उस लड़की के बारे में पूछने की जिद करने लगा। मत ले नाम उसका, स्त्री है वो, स्त्री। नहीं नानी, मैं नहीं मानता। अगर ऐसा कुछ होता तो वो मुझे जिंदा क्यों छोड़ती? तुम ही बताओ। ये सब मैं कुछ नहीं जानती। तू अपने कमरे में जा और जाकर सो जा और आज के बाद कभी उसका नाम भी मत लियो। कल मंदिर में जाके तेरे नाम से दान करूंगी, फिर सारा खतरा टल जाएगा। जा, तू सो जा।
नानी की बात सुनकर नितेश कमरे में सोने चला गया। उसकी आंख लगी ही थी कि तभी उसे अपने पास वैसी ही ठंडी हवाएं महसूस होने लगी। वो बार बार उसी लड़की के बारे में सोच रहा था कि तभी उसे अपने पास किसी के होने का एहसास हुआ। उसने जैसे ही अपनी आंखें खोली तो वही खूबसूरत लड़की उसके सामने थी। वो उसके पास बैठकर बड़े ही प्यार से उसे निहार रही थी। नितेश को अपने साथ हो रही ये चीजें बिल्कुल समझ नहीं आ रही थी, इसलिए उसने उस लड़की की ओर देखा और उससे पूछते हुए कहा, कौन हो तुम? इतना तो मैं जान चुका हूं कि इंसान नहीं हो तुम। लोग तो तुम्हें कहते हैं कि तुम कोई स्त्री हो, लेकिन मैं ऐसा नहीं मानता। सच सच बताओ, कौन हो तुम? नितेश की बात सुनकर वो उसकी ओर देखकर बहुत ही सरल स्वभाव से मुस्कुराने लगी और उसे देखते हुए उसने कहा, लोग सच ही तो कहते हैं। मैं एक स्त्री हूँ जो लोगों को जिंदा नहीं छोड़ती। आज तक न जाने कितने लोगों की जिंदगी को उनसे छीना है मैंने। लेकिन क्यों? और अगर ये सच है तो तुमने मुझे जिंदा क्यों छोड़ दिया? क्योंकि तुम उनके जैसे नहीं हो। क्या मतलब है तुम्हारा? मैं कुछ समझा नहीं। नितेश के पूछने पर वो लड़की उसे अपनी कहानी बयां करने लगी। आज से लगभग 40 साल पहले मैं अपने पिता के साथ इसी गांव में रहती थी। मैं बहुत खूबसूरत थी, इसलिए हर कोई मुझे हमेशा बुरी नजर से देखता था। और एक रोज जब मैं अपने खेत से पिता के साथ गांव की तरफ जा रही थी, तभी अचानक से कुछ लड़कों ने हमारा रास्ता रोक दिया और मेरे साथ छेड़छाड़ करने लगे, जिसके बचाव में मेरे पिताजी बीच में आए, पर इससे वो सब बहुत गुस्सा हो गए। तभी उन लड़कों ने पहले मेरे पिताजी को जोर से धक्का दिया, जिससे वो दूर एक पत्थर पर जा गिरे और उन्होंने वहीं दम तोड़ दिया। नहीं नहीं पिताजी। उसके बाद उन्होंने मेरा पीछा करना शुरू कर दिया, पर जब उनसे बचने का कोई भी रास्ता मेरे सामने नहीं बचा तो मैंने उसी पहाड़ी से कूदकर अपनी जान दे दी। तभी से उस रास्ते से गुजरने वाले हर मुसाफिर को एक स्त्री नजर आने लगी, और जो भी उसे अकेली पाकर उसके साथ दुर्व्यवहार करने की कोशिश करता वो उसे मार देती। वो नहीं चाहती थी कि जो उसके साथ हुआ वो किसी और लड़की के साथ हो। स्त्री की कहानी सुनकर नितेश की आंखों में आंसू आ गए कि तभी एक झटके के साथ अचानक उसकी नींद टूट गई। उसने हड़बड़ाकर उधर उधर देखा तो उसके बगल में वो लड़की नहीं थी, लेकिन उसके बिस्तर पर उसकी निशानी एक पायल के रूप में थी। नितेश ने उस पायल को उठाया और उसे अपने बैग में रख लिया। अब वो उस लड़की और उसकी कहानी के बारे में सब कुछ जान चुका था। लोग उन हादसों को तो जानते थे जो मुसाफिरों के साथ घटते आ रहे थे, लेकिन वो उसके पीछे की दर्दनाक कहानी को आज तक नहीं जान पाए थे। उसे सिर्फ नितेश ने जाना, क्योंकि उसका मन सच्चा था और यही कारण था कि आज उसे किले में जाने के बाद भी वो सही सलामत अपने घर लौटकर आ पाया था। क्या हुआ लिली? तुम अचानक चीख मार के क्यों भाग गई? तुमने देखा नहीं, किसी ने मुझे पकड़ा हुआ था। कैसी बातें कर रही हो तुम? मैं तुम्हारे साथ ही तो हूँ, कोई भी नहीं था। तुम मेरे साथ मजाक कर रही हो, है ना? पागल हो क्या ध्रुव? तुम्हें मुझे देखकर लग रहा है कि मैं मजाक कर रही हूँ। यकीन करो मेरा। इतना कहते ही लिली रोने लगती है और ध्रुव उसे गले लगा लेता है। लिली का चेहरा घर की तरफ होता है। तभी घर में खिड़की पर लिली को वही औरत और उसकी जैसा ही एक आदमी दिखाई देता है। लिली घबरा जाती है। वो देखो ध्रुव, हमारे घर में कोई है। क्या मतलब? अरे देखो, वो आदमी और औरत। ध्रुव जैसे ही उस तरफ देखता है, दोनों गायब हो जाते हैं। लिली परेशान हो गई थी। हेलो दोस्तों, मेरा नाम दीपक है। आज मैं आपको एक भयानक घटना के बारे में बताने जा रहा हूं, जो मेरे दोस्त ध्रुव के साथ घटी। तब वो लगभग 26 साल का था। ध्रुव ने मुझे ये कहानी सुनाई और मैं इसे आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं। लगभग 4 साल पहले की बात है। ध्रुव की नई नई शादी हुई थी। उसकी पत्नी लिली चाहती थी कि वो दोनों हनीमून पर गोवा जाए, लेकिन ध्रुव की मां ने हमेशा ही गोवा जाने के लिए मना किया था। बेटा, दुनिया बहुत बड़ी है, कहीं भी चले जाओ घूमने, गोवा में कुछ भी नहीं रखा। लेकिन मम्मी, लिली गोवा जाना चाहती है, इसमें परेशानी क्या है? वहाँ तो हमारा अपना घर है, होटल भी नहीं लेना पड़ेगा।
वहाँ नहीं जाना। जब से तेरे पापा की डेथ हुई है उस घर पर ताला है और अब उसे कभी नहीं खोलना, कभी भी नहीं। ठीक है मम्मी जी, आप चाहती हैं हम गोवा ना जाए तो हम नहीं जाएंगे, ठीक है? हाँ बेटा। तभी लिली आंख मारकर ध्रुव को इशारा करती है और दोनों कमरे में चले जाते हैं। अरे मम्मी जी को कौन सा पता लग रहा है, उनको हम किसी और जगह का कह देंगे, पर हम जाएंगे तो गोवा ही। ऐसे झूठ बोलकर जाने का। तो हम कुछ गलत काम नहीं कर रहे। हनीमून क्या बार बार मनाएंगे? प्लीज ना ध्रुव। लेकिन मम्मी के पास ही गोवा वाले घर की चाबी है, वो कैसे लेंगे? अरे तोड़ देंगे ताला, हमारा ही तो घर है, हम कुछ भी करें। तो आखिर ध्रुव मान ही जाता है, लेकिन उनको नहीं पता था कि पूजा किस वजह से उनको गोवा जाने से मना कर रही थी। पर जल्द ही पता लगने वाला था। ध्रुव के पापा ने गोवा में बीच के पास एक घर लिया था जिसमें वो अक्सर जाते आते थे, लेकिन ध्रुव के पापा की डेथ के बाद, मतलब पिछले 5 साल से उस घर पर ताला लगा दिया गया था। 2 दिन बाद ही दोनों गोवा में उस घर पर पहुंच जाते हैं। घर पर ताला लगा हुआ था। ध्रुव ताला तोड़ने के लिए एक पत्थर लाता है। रुको ध्रुव, ताला मत तोड़ो। अरे क्यों, अंदर नहीं जाना है क्या? तभी लिली अपने बैग से एक चाबी निकालती है। अरे ये कैसे ले आई तुम? बस ले आई। लिली चुपके से पूजा की अलमारी से घर की चाबी लेकर आई थी। ध्रुव ताला खोलता है। उस जगह की हालत बहुत खराब थी। वहाँ सब कुछ अस्त व्यस्त था। सारा सामान, कुर्सियां, मेज, गमले सब गिरे हुए थे। सब सामान पर मकड़ियों के जाले लगे हुए थे। इसलिए उसने मदद के लिए गरीब लड़के मोनू को पैसे देकर सारी सफाई करवा दी। मोनू, हम 15 दिन यहाँ रहने वाले हैं, तो तू रोज सुबह आकर यहाँ की सफाई कर जाना। ठीक है साहब। ये 1000 रुपए रख, बाकी मैं बाद में दे दूंगा। और वो लड़का काम करके चला जाता है। लिली और ध्रुव गोवा आकर काफी खुश थे। फिर रात हो गई। दोनों सो रहे थे। रात के 2 बजे लिली को कांच टूटने की आवाज आती है और इसी के साथ एक औरत के चिल्लाने की आवाज आती है। वो मदद के लिए चीख रही थी। कोई बचाओ, मत मारो मुझे, मत मारो। लिली जल्दी से उठकर कमरे से बाहर गई और अचानक उसे आवाज आनी बंद हो गई। उसने देखा कि गैलरी में खिड़कियों पर लगे पर्दे उड़ रहे हैं। लगता है कोई खिड़की खुली रह गई है। वो औरत की आवाज कहाँ से आ रही थी? वह खिड़की से बाहर की तरफ देखती है। उसे कोई नहीं दिखाई देता, तो वो खिड़की बंद करने लग जाती है। तभी अचानक खिड़की पर उसे एक भयानक औरत दिखाई देती है जिसकी स्किन बिल्कुल सफेद थी और गल चुकी थी। वो औरत लिली का हाथ पकड़ लेती है। लिली जोर से चिल्लाती हुई पीछे गिर जाती है। ध्रुव, ध्रुव। लिली की चीखें ध्रुव को सुनाई नहीं देती क्योंकि वो काफी गहरी नींद में था। लिली उठकर कमरे में भाग जाती है, लेकिन कमरे का दरवाजा नहीं खुलता। वह बार बार दरवाजा खटखटाती है। तभी उसे वहां पर भयानक परछाई उसकी तरफ आती दिखाई देती है। खोलो दरवाजा ध्रुव, खोलो प्लीज, दरवाजा खोलो ध्रुव। वह परछाई उसके करीब आ जाती है। वह चिल्लाती रहती है कि तभी ध्रुव अचानक से दरवाजा खोल देता है। वो लिली को इस हालत में देखकर डर जाता है। क्या हुआ लिली, तुम इतनी डरी हुई क्यों हो? और रात के 2 बजे तुम क्यों उठी हो? वो वहाँ कोई है, कोई औरत, वो बहुत डरावनी है। कोई नहीं है वहाँ, बस हम दोनों ही है। मेरा विश्वास करो, मैं कह रही हूँ ना, वो डरावनी औरत खिड़की के पास है, खिड़की भी खुली हुई है। तो चलो हम दोनों साथ चलते हैं, दिखाओ मुझे। ध्रुव उसे वहां ले जाता है और देखता है कि खिड़की बंद थी और ना तो वहां कोई औरत थी ना कुछ और। लिली वो सब देखकर काफी परेशान हो गई थी। खैर, इसके बाद दोनों सोने चले जाते हैं। अगली सुबह जब ध्रुव और लिली कमरे से बाहर आते हैं तो वो देखते हैं कि सब कुछ अस्त व्यस्त है। कुर्सियां, मेज, सारे गमले, सीनरी, सब सामान बिखरा हुआ था। दोनों हैरान थे कि आखिर ये सब किया किसने। कुछ ही देर में मोनू सफाई करने आता है तो वो काफी परेशान हो जाता है कि कल ही तो सब सामान सेट करके रखा था और आज फिर सब बिखरा हुआ है। साहब, कल ही तो सब सेट किया था, आज सब बिखर गया। पता नहीं मोनू, लगता है कोई बिल्ली आई होगी यहाँ। कैसी बातें करते हो ध्रुव, बिल्ली ये सब नहीं कर सकती। फिर मोनू अपने काम में लग जाता है। दिन भर ध्रुव और लिली कहीं जगह घूमते फिरते हैं, मस्ती करते हैं। शाम के वक्त लिली और ध्रुव दोनों घर के सामने बीच के किनारे बैठे होते हैं। दोनों पैर लंबे करके रेत पर ही बैठे थे। उनके पैरों पर बार बार लहरें आ जा रही थी। तभी एक लहर उनके पैरों से जाती है और लिली जोर से चीख मारती है।
उसे अपनी टांगों पर 2 भयानक हाथ दिखाई देते हैं। वह जल्दी से उठकर भाग जाती है। क्या हुआ लिली, तुम अचानक चीख मार के क्यों भाग गई? तुमने देखा नहीं, किसी ने मुझे पकड़ा हुआ था। कैसी बातें कर रही हो तुम? मैं तुम्हारे साथ ही तो हूँ। कोई भी नहीं था। तुम मेरे साथ मजाक कर रही हो, है ना? पागल हो क्या ध्रुव? तुम्हें मुझे देखकर लग रहा है कि मैं मजाक कर रही हूँ। यकीन करो मेरा। इतना कहते ही लिली रोने लगती है और ध्रुव उसे गले लगा लेता है। लिली का चेहरा घर की तरफ होता है। तभी घर में खिड़की पर लिली को वही औरत और उसकी जैसा ही एक आदमी दिखाई देता है। लिली घबरा जाती है। वो देखो ध्रुव, हमारे घर में कोई है। क्या मतलब? अरे देखो, वो आदमी और औरत। ध्रुव जैसे ही उस तरफ देखता है, दोनों गायब हो जाते हैं। लिली परेशान हो गई थी। पता नहीं लिली, तुम्हें यहाँ आकर क्या हो गया है? वो सच में वहाँ थे। तो चलो हम चेक करते हैं। वैसे भी रात होने वाली है, घर चलते हैं। ध्रुव और लिली घर पहुंच जाते हैं और ध्रुव सारा घर चेक करता है, लेकिन वहां कोई नहीं होता। उसी रात लिली अपने कमरे में थी और ध्रुव हॉल की लाइट बंद करके कमरे की तरफ जाने लगता है। जैसे ही वो सीढ़ियों से ऊपर जाने लगा, उसे कुर्सियों और मेजों के खिसकने की आवाज आने लगी। कौन है वहां? ध्रुव फिर से लाइट जला देता है और देखता है कि मेज कुर्सियां अपनी जगह पर नहीं थी। ये कैसे हुआ? कौन है यहाँ? फिर ध्रुव के सामने कुर्सियां और मेज फिर से हिलने लग जाती है। तभी ध्रुव को वहां आदमी और औरत खड़े दिखाई देते हैं। ध्रुव जोर से चिल्लाता है और कमरे की तरफ भागता है। लिली समझ जाती है कि अब उसे भी वही सब दिखाई दे रहा है। चलो यहाँ से, ये जगह खतरनाक है। मैंने कहा था ना तुमसे। दोनों जल्दी जल्दी अपना सामान पैक करने लगते हैं। तभी किसी ने बहुत बुरी तरीके से घर का दरवाजा खटखटाना शुरू कर दिया। दोनों बहुत डर गए, क्योंकि अब उनका बाहर जाने का कोई भी रास्ता नहीं बचा था। कोई लगातार दरवाजा पीट रहा था, लेकिन वो दरवाजा नहीं खोल रहे थे। बाहर ध्रुव की माँ पूजा थी। दरवाजा खोलो ध्रुव, मैं हूँ तुम्हारी माँ। नहीं नहीं, वो झूठ बोल रही है। ये भूत है, दरवाजा मत खोलो। नहीं लिली, भूतों को किसी दरवाजे की जरूरत नहीं होती। ये मम्मी ही है। ध्रुव दरवाजा खोल देता है। पूजा अंदर आ जाती है। उसने ध्रुव को गले लगा लिया। मैंने तुम्हें मना किया था ना यहाँ आने से। हाँ मम्मी जी, अब हमें समझ में आया है आपने क्यों मना किया। हमसे गलती हो गई। मेरी अलमारी से चाबी गायब थी। मैं समझ गई कि तुम दोनों यहीं आए हो। माँ, ये सब क्या हो रहा है हमारे साथ? ये तुम्हारे पिता के गलत काम का नतीजा है, इसलिए मैंने उसे छोड़ दिया था। अभी बात करने का सही वक्त नहीं है। पहले तुम जल्दी से चलो अभी यहाँ से। तीनों दरवाजे की तरफ जाने लगते हैं और तभी दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है। हे भगवान, अब क्या करें? क्या माँ, क्या बात है? यहाँ क्या हुआ था, मुझे बताओ। तभी औरत और आदमी की मिली जुली भयानक आवाज आती है। बता पूजा, तेरे बेटे को सारी सच्चाई जल्दी बता। ध्रुव, तुम्हारे पिता ने 2 लोगों की हत्या की। ये उन दोनों की आत्माएं ही हैं। 10 साल पहले तुम हॉस्टल में रहते थे। मैं, तुम्हारे पापा, उनके दोस्त और उनकी पत्नी, हम सब यहाँ गोवा में घूमने आए थे। लेकिन मैं नहीं जानती थी कि तुम्हारे पापा उस औरत को पसंद करते हैं। इसी घर में एक रात मैंने तुम्हारे पिता को उस औरत के साथ पकड़ लिया था, इसलिए मैं उसी रात ये घर छोड़कर चली गई। तुम्हारे पिता चाहते थे कि वो अपने पति से तलाक ले ले ताकि वो दोनों साथ रह सके, लेकिन वो नहीं मानी। वो अपने परिवार के साथ खुश थी। अगली दोपहर ही तुम्हारे पिता ने अपने दोस्त की ड्रिंक में जहर मिला दिया और उस औरत के साथ जबरदस्ती करने लगे। लेकिन वो औरत खुद को बचाने के लिए तुम्हारे पापा पर वार करने लगी, तो उन्होंने उसे वहीं मार दिया। मैंने भी उसके बाद तुम्हारे पापा से तलाक ले लिया था और वो यहाँ आकर रहने लग गए। लेकिन उन दोनों की आत्माएं तुम्हारे पापा को परेशान करने लगी। उन दोनों की आत्माएं तुम्हारे पापा के सपनों में आने लगी और उन्हें हर जगह दिखने लगी। और एक दिन यहाँ मुझे तुम्हारे पापा की लाश मिली। कोई नहीं जानता कि वो कैसे मरे थे। ये सब सुनकर ध्रुव और लिली सदमे में आ गए। तभी वो औरत और आदमी का भूत दिखाई देते हैं। ध्रुव और उसके परिवार चिल्ला रहे थे। उस औरत के भूत ने ध्रुव को बालों से पकड़ लिया और घसीटने लगी और फर्श पर पटक कर मारने लगी। ध्रुव अपने होश खो रहा था। नहीं, प्लीज हमें माफ कर दो। प्लीज मेरे बेटे को छोड़ दो। मुझे अपने साथ ले चलो। प्लीज हमें जाने दो। हमारी तो इसमें कोई गलती भी नहीं है। तभी उस औरत भूत ने ध्रुव को छोड़ दिया और वो पूजा के पास आई
और उसे जोर से थप्पड़ मारा। पूजा फर्श पर गिर गई और फिर उस औरत भूत ने ध्रुव की माँ को गर्दन से पकड़ लिया। ध्रुव की माँ अब हवा में थी और कुछ देर में वो मर गई। नहीं माँ, हे भगवान। लिली ने अपने पति ध्रुव की ओर इशारा किया। वो रो रही थी और भीख मांग रही थी। प्लीज प्लीज ऐसा मत करो, प्लीज मेरे पति को छोड़ दो। मेरे पति ने कुछ भी नहीं किया है। जैसे आप अपने पति से प्यार करती थी वैसे मैं भी अपने पति से प्यार करती हूँ। हमारे साथ ऐसा मत कीजिए, हमें जाने दीजिए। वे आत्माएं लिली को बहुत ध्यान से सुन रही थी। फिर अचानक दरवाजा खुल जाता है। लिली की प्रार्थना ने काम किया। लिली जल्दी से ध्रुव को सहारा देकर उठाती है और घर से बाहर निकल जाती है। ध्रुव को अपने पिता के गलत कामों का बहुत पछतावा था और उन्होंने अब अपनी मां को भी खो दिया था। दोनों वहां से चले गए और फिर कभी लौटकर नहीं आए। हमें पूरा यकीन है दोस्तों कि आप लोगों को यह कहानी जरूर पसंद आई होगी। अगर आपके साथ भी कुछ ऐसे अनकहे किस्से हो चुके हैं तो प्लीज हमारे साथ शेयर करें। हम जरूर अपने चैनल पर उनको दिखाएंगे। हमारी ईमेल आईडी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, तो प्लीज हमारे वीडियो और चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बने रहे हमारे साथ ऐसे ही अनकहे किस्से और कहानियां सुनने के लिए।